तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। आज की जो क्लास है वो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि आदिकालीन रासो साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रमुख हैं। दूसरा कह रहा है कि विशल देव रासो मूलतः एक वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है जिसकी रचना नरपतनाल ने की है। और तीसरा कह रहा है कि परमाल रासो को अल्लाह खंड से नाम से भी जाना जाता है जिसका संपादन चार्ल्स इलियट ने किया था। तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए में से कि कौन से कथन जो है इसमें सत्य है, उसके बारे में आपको क्या करना है वो बताना है। ए कह रहा है केवल पहला और दूसरा, बी कह रहा है कि पहला और तीसरा, और सी कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा, और डी कह रहा है कि पहला दूसरा और तीसरा सभी। तो आपको बताना है कि इसमें जो सही है वो क्या है। तो अगर उत्तर इसका देखा जाए तो विकल्प बी जो है इसमें क्या होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई, श्याम सुंदर दास मोहनलाल विष्णु पांड्या ने पृथ्वीराज दासों को प्रमाणिक स्वीकार किया है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। और अगर हम थर्ड कथन की बात करें तो परमाल रासो अल्लाह खंड को चार्ल्स इलियट ने 1865 में छपवाया था। लेकिन दूसरे कथन में गलत है। बीसल देव रासो वीर काव्य न होकर के बल्कि श्रृंगार रस प्रधान गेय काव्य है। तो विकल्प भी जो है इसका सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध एवं नाथ साहित्य के दार्शनिक एवं भाषाई स्वरूप के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि सिद्धों की भाषा सांध्य भाषा, बी करे कि नाथों की भाषा सदुकड़ी, ये सदुकड़ी नहीं है सदुकड़ी है, सी करे कि सिद्धों का केंद्र श्री पर्वत एवं पूर्वी भारत, और डी करे गोरखवाणी का संपादन राजेंद्र शुक्ल। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है। तो देखिए विकल्प डी जो है वो क्या है, वो असंगत है। गोरखवाणी का प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल नहीं किया था बल्कि इसका संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। सिद्धों की भाषा की भाषा प्रतीकात्मक होने के कारण सांध्य भाषा कहलाई, जबकि नाथों की भाषा देश भाषा का पुट होने के कारण जो है उसे हम सदुकड़ी भाषा कह सकते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि सूची एक जो ग्रंथ का नाम दिया है और दूसरे में रचयिता दिया है और आपको सुमेलित करके सही कोड का चुनाव करना है। पहाड़ दोहा जो इंदु, परमात्मा प्रकाश राम सिंह, भविष्यत कथा देवसेन और श्लोकाचार धनपाल। आपको इसको क्या करना है कि इसको सुमेलित करके और नीचे दिए गए विकल्प में से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो देखिए इसमें से पहला विकल्प जो है वो क्या होगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ दोहा की रचना मुनि राम सिंह ने की है। परमात्मा प्रकाश जो इंदु की रचना है भविष्य कथा धनपाल की है, और भ्रंश काव्य है तथा श्लोकाचार जो है वो देवसेन की रचना है, जिसे हिंदी की प्रथम गद्य काव्य कृति जो है वो माना जाता है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है देखना है। इसमें कह रहा है कथन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास को वीरगाथा काल नाम दिया क्योंकि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरगाथात्मक ग्रंथों की थी। कारण में कह रहा है कि शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट 12 ग्रंथों में से विद्यापति पदावली और खुसरो की पहलियां भी पूर्णतः वीररस पर आधारित रचनाएं हैं। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। बी करे कि ए सही किंतु आर गलत, सी करे कि ए गलत किंतु आर सही, और डी करे कि आर दोनों गलत हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए इसमें विकल्प बी हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। शुक्ल जी ने धार्मिक और लौकिक रचनाओं को गौड़ मानकर वीर गाथात्मक को मुख्य प्रवृत्ति जो है वो माना है, किंतु कारण आर जो इसका दिया है वह सत्य है, क्योंकि विद्यापति पदावली श्रृंगारिक रचना है और खुसरो की पहलियां जो है वो लौकिक और मनोरंजन से संबंधित रचना है, वीर रस की रचनाएं नहीं है। सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। 5वां सवाल कह रहा है कि कबीरदास के काव्य सिद्धांत और दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कबीर के राम अद्वैतवादी ब्रह्मा है जो गुण और रूप से परे हैं। बी करे कबीर पर हठयोग और नाथपंथ का प्रभाव उनके उद्भासों में स्पष्ट दिखाई देता है। सी करे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। डी करे कबीर ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए भक्ति के लिए केवल उच्च वर्गों को ही योग्य माना है। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। देखिए विकल्प इसमें डी जो है वो असत्य है, अर्थात विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। देखिए पूर्णतः असत्य है। कबीर ने कभी भी जातिपात, वर्ण व्यवस्था और धार्मिक बाह्यडंबरों का कड़ा जो है विरोध किया है, कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। कह रहा है कि दार्शनिक मतों और उनके प्रवर्तक आचार्यों के काल क्रमानुसार सही संयोजन का चयन कीजिए। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और मध्वाचार्य। तो कौन सा विकल्प जो है इसमें सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला विकल्प जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद 8वीं शताब्दी, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद 13वीं शताब्दी, जबकि वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद द्वैतवाद 15वीं और 16वीं शताब्दी इनका समय है। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। एक तरह की विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है और यह दरबार में भेजी जाने वाली प्रार्थना पत्रिका के रूप में रचित है। बी कह रहे कि कवितावली में कालिकाल के उपद्रवों का वर्णन है और उसकी शैली मुक्तक है। सी कह रहे कि रामचरितमानस की रचना प्रबंध शैली में हुई है, तो इसका मुख्य जो छंद है वो दोहा चौपाई है। डी कह रहे कि बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने सूरदास के आग्रह पर की थी। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो डी जो है ये इसमें क्या हो जाएगा, वो सही नहीं होता नहीं है। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने अपने मित्र रहीम, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना कहते हैं, उनके आग्रह पर की थी। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि सूफी प्रेमाखंड काव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पद्मावत में नागमती सात्विक बुद्धि ज्ञान के प्रतीक है। बी कह रहा है कि सूफी काव्यों में नायक और नायिका की प्राप्ति हेतु किया गया प्रयास साधक की ईश्वर प्राप्ति की साधना को व्यक्त करता है। सी में कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रमाख्यानकों को अनुक्ति काव्य माना है। और डी कह रहा है कि मृगावती के रचयिता जो है वो मंजन है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है सवाल नंबर 8 में। तो विकल्प बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही है। देखिए सूफी ब्रह्माख्यानकों में अलौकिक प्रेम को लौकिक प्रेम के माध्यम से ही अभिव्यक्त जो है वो किया गया है, जहां नायक ईश्वर रूपी नायिका को पाने हेतु कठिन साधना करता है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि नागवती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। सात्विक बुद्धि का प्रतीक नहीं, जबकि सांसारिक बुद्धि का जो है वो क्या है, वो प्रतीक है। सी गलत है, क्योंकि शुक्ल जी ने इसे समशुक्ति माना है। और डी बल्कि अनुक्ति नहीं माना है, जबकि डी में मृगावती के रेशेता कुतुबुन है, मंजन नहीं है, इसलिए विकल्प बी जो है वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहे भारत युग और द्रविड़ युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की तुलना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहा है कि भारतीय युग में काव्य भाषा मुख्यतः खड़ी बोली थी, जबकि द्विवेदी युग में ब्रज भाषा अपनाई गई। बी में कह रहा है कि भारतीय युग में देशभक्ति और राजभक्ति का मिश्रित रूप मिलता है, जबकि द्विवेदी युग में रास प्रेम अधिक प्रखर और अनुशासित हुआ। सी कह रहा है कि द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति काव्य रचना का प्रमुख माध्यम रही। डी में कर के भारतीय युग में इत वृत्तात्मकता काव्य का मुख्य लक्षण था। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए विकल्प बी सत्य है। बाकी जो इसमें विकल्प दिए हुए हैं वो कोई भी विकल्प जो है इसमें सत्य नहीं है। तो इसका विकल्प बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। भारतीय युग में काव्य भाषा खड़ी बोली नहीं थी, जब ब्रज भाषा थी, इसलिए विकल्प ए गलत है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति काव्य रचना नहीं थी, बल्कि भारतीय युग में थी। और भारतीय युग में प्राथमिकता नहीं थी, बल्कि समस्या मूर्ति थी, इसलिए सी और डी दोनों गलत हैं। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि छायावादी काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कथन ए और कथन और कारण आर पर विचार कीजिए। तो कथन ए और कारण आर पर क्या करना है, विचार करना है। कारण एक कह रहा है कि छायावाद परोक्ष रूप से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। कारण में कह रहा है कि छायावादी कवियों ने स्थूल नियमों और बाह्य आडंबरों के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सौंदर्य और मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि माना है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से बताना है कि सही इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। ए करे कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी करे कि ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही किंतु आर गलत। और डी करे कि ए गलत किंतु आर सही। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर जो है आपका विकल्प ए होगा, क्या वो जो है वो आपका विकल्प ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों जो है वो सत्य है और व्याख्या भी सही करता है। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत और आषाढ़ बीना नीचे दिए गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ए करे कि 3 1 2 4, बी करे कि 1 3 2 4, सी करे कि 3 2 1 4 और डी करे कि 2 3 1 4। तो कौन सा सही होगा ये आपको क्या करना है, वो बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो साकेत, कुरुक्षेत्र, कामायनी और अषाढ़ में अगर देखें तो साकेत सबसे पहले आ जाएगा। इसका प्रकाशन 1931 हो जाएगा। कामायनी का प्रकाशन अगर देखें तो 1935 हो जाएगा। इसके बाद कुरुक्षेत्र का देखें तो 1946 हो जाएगा। और अषाढ़ का अगर देखा जाए तो 1961 हो जाएगा।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो साकेत पहले आएगा, इसका मतलब तीसरा। इसके बाद कमानी दूसरा, कमानी दूसरे पर आएगा, इसका मतलब पहला। तो इस हिसाब से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रयोगवादी एवं नई कविता के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य असंगत है। ए कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे ने वर्ष 1943 में किया। बी कह रहा है कि प्रयोगवाद ने भोगे हुए यथार्थ और बौद्धिकता को अत्यधिक महत्व दिया। सी कह रहा है कि दूसरा सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह और भवानी प्रसाद मिश्र सम्मिलित थे। डी कह रहा है कि प्रयोगवादी कवियों ने उपमानों के पारंपरिक प्रयोग का पूर्ण समर्थन किया और नए उपमानों को अस्वीकार कर दिया। तो 12 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो असंगत है। तो देखिए विकल्प डी जो है वो क्या है, वो असंगत है। प्रयोगवादी कवियों ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि पुराने उपमान बासी हो गए हैं, अर्थात ये उपमान मैले हो गए हैं, और नए प्रतीकों, बिंब और उपमानों का प्रयोग जो है इन्होंने पूर्णतः जो है इन्होंने अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया, या प्रचुर जो है इसका प्रयोग किया। तो विकल्प डी जो है वो असंगत है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। होरी सामंती व्यवस्था और महाजनी सभ्यता के शोषण का शिकार कृषक वर्ग का पात्र है। बी कह रहा है कि गोदान में ग्रामीण जीवन की व्यथा और शहरी जीवन के द्वंद्व को समानांतर रूप से चित्रित किया गया है। सी कह रहा है कि गोबर होरी का पुत्र है जो शहर जाकर पारंपरिक किसानी संस्कारों को पूर्णतः बनाए रखता है और आंदोलन से दूर रहता है। डी कह रहा है कि मालती और मेहता के संवाद उपन्यास में वैचारिक और दार्शनिक धरातल प्रदान करते हैं। तो बताना कि कौन सा कथन जो है इसमें क्या है, वो असत्य है। तो विकल्प सी जो है इसमें क्या है, वो असत्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर सी जो है वो सही होगा। गोदान का पात्र गोबर गांव के पारंपरिक शोषण से तंग आकर शहर भाग जाता है। वहां मजदूर संघ आंदोलनों से जुड़कर वैचारिक रूप से विद्रोही और चेतनशील बनता है। वह आंख मूंद कर किसानी संस्कारों को नहीं ढोता या उन्हें स्वीकार नहीं करता है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में आपको मिलान करना है नाटक का और उसके सूची पात्रों के साथ। नाटक और पात्र लिखे हुए हैं। नाटक में कह रहे हैं चंद्रगुप्त, मल्लिका, आषाढ़ का एक दिन, कार्नेलिया, अंधायुक्त, सावित्री और आधे अधूरे योत्सु। तो आपको मिलान करके बताना है सवाल नंबर 14 में कि कौन सा सही होगा, और नीचे दिए गए विकल्प में से उसका चुनाव करना है। तो देखिए चंद्रगुप्त की पात्र जो कार्नेलिया है, अर्थात इसका हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन जो पात्र है इसका मल्लिका हो जाएगा, अंधा युग का योत्सु हो जाएगा, और आधे अधूरे का जो है वो सावित्री हो जाएगा। तो ए का आपका जो है वो दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा होगा, बी का पहला हो जाएगा। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि कहानी के विकास के क्रम से संबंधित कौन सा कथन सही है। उसने कहा था फ्लैशबैक शैली में रचित हिंदी की प्रथम कालजयी कहानी मानी जाती है। इंदुमती कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत केवल आंचलिक और साहित्य तक सीमित थी। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कामेश्वर थे। तो कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है सवाल नंबर 15 में। तो इसमें विकल्प ए सही है, बाकी सभी जो है इसमें गलत हैं। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रसाद के नाटकों का जो है ऐतिहासिक जो नाटक है इसको कालक्रम के अनुसार कर देना है। एक कह रहा है अजात शत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त रुस्वामिनी, स्कंदगुप्त अजात शत्रु रुस्वामिनी, चंद्रगुप्त अजात शत्रु चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त रुस्वामिनी, चंद्रगुप्त अजात शत्रु स्कंदगुप्त और रुस्वामिनी। तो इसको आपको जो है कालक्रम के अनुसार करना है। तो इसको कालक्रम के अनुसार अगर हम करेंगे तो इसका विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। अजात शत्रु 22 में, स्कंदगुप्त 28 में, चंद्रगुप्त 31 में और रुस्वामिनी 33 में। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। शुक्ल जी ने लोकमंगल की साधनावस्था को साहित्य का उच्च आदर्श माना। उन्होंने तुलसी को सूर्य की दास की तुलना में श्रेष्ठ स्थान दिया। शुक्ल जी ने छायावादी काव्य में व्यक्त रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद का पूर्णतः अनपेक्षित समर्थन किया। और डी में कह रहा है कि वे काव्य में भाव और विचार के संतुलित समन्वय के पक्षधर थे। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकल्प सी जो है ये इसका कथन जो है वो सही नहीं है। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों और उसके निबंधकारों का संगत युग्म चाटिए।
अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, कुट्टी चातन सबरंग अज्ञे और गंधमादन विद्यानिवास मिश्र। तो जो असंगत है उसको आपको बताना है कि इसमें कौन सा असंगत है, तो डी असंगत हो जाएगा। गंधमादन विद्यानिवास मिश्र का नहीं है बल्कि कुबेरनाथ राय का है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहे हैं कि नई आलोचना और प्रगतिवादी समीक्षा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। नामवर सिंह की पुस्तक कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामविलास शर्मा एक शुद्ध रूपवादी आलोचक हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। और मुक्तिबोध ने आलोचना के क्षेत्र में केवल मार्क्सवादी सिद्धांतों का विरोध किया। तो आपको सही कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। तो सही कथन का चुनाव विकल्प ए जो है वो सही है, बाकी सभी के सभी जो है वो क्या है, गलत है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं तथा दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह है। नगेंद्र इसके लेखक नहीं है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कथन में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा। कारण में कह रहे कि उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि भक्ति काल का उदय केवल पराजित हिंदू मानसिकता की देन न होकर भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास था। अब आपको नीचे दे विकल्प में से बताना कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही किंतु आर गलत, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपको इस 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं, अर्थात विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? देखिए भरत मुनि के रस सूत्र विभाव अनुभाव विचारी भाव संवाद रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले आचार्य उनके सिद्धांतों का सही मिलान आपको जो है वो करना है। तो एक तरफ आचार्य है, उनके सिद्धांत लिखे, सही सिद्धांत को मिलान करना है। भट्टलोलट अव्यक्तिवाद, शंकुक भुक्तिवाद, भट्टनायक अनौतिवाद और अभिनवगुप्त उत्पत्तिवाद, इसको मिलान करना है और नीचे दिए गए विकल्प में से सही बताना है। तो अगर मिलान करें तो भट्टलोलट मीमांसा दर्शन उत्पत्तिवाद हो जाएंगे, तो इसका चौथा हो जाएगा। शंकुक न्याय दर्शन अनुमतिवाद, तो तीसरा हो जाएगा। भट्टनायक सांख्य दर्शन भुक्तिवाद, तो भुक्तिवाद तो दूसरा हो जाएगा। और अभिनवगुप्त शैव दर्शन अव्यक्तिवाद, तो पहला हो जाएगा। तो इस हिसाब से मिलाकर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? तो एक का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, पहला इसका जो है उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ध्वनि सिद्धांत के संदर्भ में आचार्य आनंदवर्धन के विचारों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। आनंदवर्धन ने ध्वनिलोक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना। ध्वनि के मुख्य 3 भेद मांगे, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आनंदवर्धन के अनुसार जहां वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से अधिक सुंदर हो वहीं उत्तम काव्य अर्थात ध्वनि काव्य होता है। तो असत्य कथन जो है उसका क्या करना है, वो चुनाव करना है। तो 22 में असत्य कथन विकल्प डी हो जाएगा। डी जो है इसमें असत्य है। आनंदवर्धन के अनुसार जहां वाच्य अर्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ अधिक प्रधान और सुंदर हो वह ध्वनि उत्तम काव्य कहलाता है। जहां वाचार्थ प्रधान हो उसे गणीभूत व्यंग्य या मध्यम काव्य जो है वो कहा जाता है। उत्तम काव्य जो है वो नहीं कहा जाता, इसलिए विकल्प डी जो है वो गलत है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्री सिद्धांतों एवं उनके विचारकों का कौन सा युग्म असंगत है? विरेचन, अरस्तु, उदात लोंजाइनस, कल्पना के सिद्धांत एडी कोलरिज, अनिर्वैयक्तिकता का सिद्धांत विलियम वर्ड्सवर्थ। तो कौन सा जो है इसमें असंगत है? 23 वाले में आपको बताना है। देखिए एकदम सही सही है, विकल्प डी जो है असंगत है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का ना होकर के बल्कि टी.एस. इलियट का है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा का सिद्धांत और प्रगतिवाद जो है वो दिया है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्तृत्व सिद्धांत की तुलना करते हुए आचार्य शुक्ल का मत क्या था? ए करे कि शुक्ल जी ने अभिव्यंजनावाद को वक्तृत्व सिद्धांत का ही विलायती उत्थान माना। बी करे कि शुक्ल जी ने माना कि दोनों सिद्धांत एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत हैं। सी करे कि उन्होंने अभिव्यंजनावाद को शास्त्रीय सिद्धांत से भी श्रेष्ठ घोषित किया। और डी करे कि उन्होंने क्रोचे के सिद्धांत को भारतीय तत्वज्ञ का विस्तार माना। तो शुक्ल जी का मत क्या था, ये आपको क्या करना है, सवाल नंबर 24 में बताना है। देखिए शुक्ल जी ने इलियट के विचारक बेनेडिक्टो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का ही नया रूप मानते हुए इसे वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा। विकल्प ए उत्तर सही है। सवाल नंबर आते हैं 25 पर। 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि संधि विच्छेद के संदर्भ में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? निधन रोग, निरोग, यद्यपि, यदिधन, अपि, हर्षण संधि, मतक, मध्यन, एक वृद्धेश्वर संधि, सद्धन भावना, आयादीश्वर संधि। तो कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए विकल्प डी अशुद्ध है। सतधन भावना, सद्भावना जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो वर्ग का तीसरे वर्ग दौ में बदल जाना आयादी का उदाहरण नहीं है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 में कह रहा है कि समास के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। यथाशक्ति, अभिभाव, पीताम्बर बहुब्री, चौराहा द्विगु समास,
राजकुमार तत्पुरुष समास। और नीचे दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ए कह रहा है कि 1, 2, 3 सही है, बी कह रहा है कि 2 और 4 सही है, सी कह रहा है कि 1 और 3 सही है, डी कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो आपको 26 का उत्तर बताना है। देखिए 26 का उत्तर सभी सही है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इस सब के सब सही हैं, चारों सही हैं। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सब शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा से केवल लक्ष्यार्थ की बोधकता होती है। बी कह रहा है कि जहां मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहां लक्षणा सब शक्ति होती है। सी कह रहा है कि व्यंजना सब शक्ति केवल शब्द पर आधारित होती, अर्थ पर नहीं। और डी कह रहा है कि वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना कहते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। देखिए विकल्प बी सत्य है इसमें, बाकी जो है वो सभी के सभी क्या है इसमें असत्य हैं। देखिए बी दो पूर्णतः सत्य मानेंगे। जब शब्द के मुख्य वाच्य अर्थ से कार्य न चले और रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर उसे संबंधित अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां लक्षणा सब शक्ति ही बनती है या लक्षणा सब शक्ति ही होती है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि वर्तनी और वाक्य शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो कौन सा जो है इसमें शुद्ध वाक्य है वो आपको क्या करना है, वो बताना है सवाल नंबर 28 में। तो इसका विकल्प सी जो है वो हो जाएगा शुद्ध है। यहाँ अनेकों अशुद्ध है, अनेक होगा। घोर अनुचित है, गाढ़ या घनिष्ठ हो सकता है। शुद्ध गाय का दूध पदक्रम की दृष्टि से गलत है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसा होना चाहिए। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? अच्छी आंख, दूध दूध, अग्नि आग और हस्त और हस्ती। तो कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। तो विकल्प डी जो है इसमें क्या है वो असंगत है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कह रहे हैं कि छंद शास्त्र के संदर्भ में मतगंत और सवैया किस प्रकार के छंद हैं, ये आपको बताना है। मात्रिक समछंद, नौडिक छंद, मुक्तक छंद और मात्रिक विषम छंद। तो किस तरह का छंद है ये बताना है। तो ये एक तरह की वर्णिक छंद है। मध्यगंध और सवैया वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। सवैया में 22 से 26 वर्णों का वर्णिक छंद होता है और मध्यगंध सवैया का ही एक प्रमुख भेद है जिसमें 23 वर्ण, 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।